चलो जी फाइनल अकाउंट स्टार्ट करते हैं आज। वह तो फाइनल अकाउंट में पहले ही पढ़ लिया है, एक शॉर्ट रिवीजन कहो या फिर इसको एक थॉरली स्टार्टिंग से स्पीडली बताना कहो या कुछ भी कहो। हम लोग आज इसी वीडियो में, एक ही वीडियो में डिस्कस इतना कर लेंगे, फॉर्मेट देख लेंगे इसका बेसिक सा, और एक इसका विदाउट एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन भी कर लेंगे। समझ में आई बात? ज्यादा डिटेल डिस्कशन हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, तो फिलहाल बात करते हैं फाइनल अकाउंट की। तो माय डियर, तो आपको पता ही है फाइनल अकाउंट इंपॉर्टेंट कितना है। सबसे पहले आपकी जर्नल ये बनती है, फिर क्या बनता है लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस और उसके बाद फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th पूरी की पूरी फाइनल अकाउंट पे ही बेस्ड होती है, और इसीलिए इसकी वीडियो बना रहा हूं मैं, क्योंकि बाद में आप लोग मुझसे कहते हो कि ये क्वेश्चन नहीं हो रहा हमसे, वो क्वेश्चन नहीं हो रहा हमसे, बेसिक बता दो। ये बेसिक में पहले ऑलरेडी बता चुका हूं, उसके बाद बार बार यही दिक्कत है, क्या फायदा उस चीज का। आज इसको मैं बना के YouTube पे अपलोड कर दूंगा, और उसके बाद जब भी किसी को कोई दिक्कत हो इसमें, वो एक बार इसको देख लेना। समझ में आई बात? तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जर्नल के बिना लेजर नहीं बन सकते, लेजर के बिना ट्रायल नहीं बन सकता, और ट्रायल के बिना फाइनल अकाउंट नहीं बन सकते। और फाइनल अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि कोई भी बंदा फाइनल अकाउंट किस किस को मिला के बनता है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्लस बैलेंस शीट, इसके अलावा तो और कुछ नहीं है। कुल मिला के सिचुएशन सिंपल सी है, आपको ये चीजें सीखनी है, और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बैलेंस शीट। कोई भी सीए अगर साइन करता है तो बैलेंस शीट के ऊपर करता है। बैंक लोन देने की बात करते हैं, उसको बैलेंस शीट चाहिए। कहीं आपको लाइसेंस लेना है तब भी आपको बैलेंस शीट ही दिखानी पड़ती है। मेन ऑब्जेक्टिव बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट बिना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बनती नहीं है, और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन सब की मदद के बिना नहीं बन सकते। समझ में आती है बात? जर्नल इंपॉर्टेंट इसलिए बताए थे मैंने, क्योंकि जर्नल के बिना लेजर नहीं बनते, और उसके बाद कुछ भी काम नहीं होता। अगर आपने जर्नल गलत कर दिया, इसका मतलब फाइनल अकाउंट गलत हो जाएगा। तो जर्नल में इसलिए मैंने ज्यादा टाइम लगाया था, सबसे आसान मैंने जर्नल को इसीलिए दिया ताकि चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाए बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है जी, तो ये बात दिमाग में आती है, जर्नल इंपॉर्टेंट क्यों है। इन दोनों का इतना खासा रोल नहीं है, लेजर और ट्रायल बैलेंस का। लेजर और ट्रायल बैलेंस का तो टैली के आने की वजह से इनका रोल बहुत कम हो गया, क्योंकि टैली डबल अकाउंटिंग सिस्टम पे काम करती है, हर चीज की डबल पोस्टिंग करती है। लेजर वो अपने आप बना देती है, ट्रायल बैलेंस अपने आप बना देती है, फाइनल अकाउंट भी तैयार कर देती है टैली, बस आपको जनरल एंट्री डालनी है। प्रॉब्लम ये है कि हम फाइनल अकाउंट सीएस या फिर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर टैली वाली बैलेंस शीट पे ट्रस्ट नहीं करता, उसको सीए से साइंड बैलेंस शीट चाहिए, तब उस पर मतलब ट्रस्ट करता है, ये मान के चलता है कि हाँ ये बैलेंस शीट बिल्कुल ऑथेंटिक है, ये मान के चलते हैं। अगर आप सीए साइन नहीं कराओगे तो उसको कोई वैल्यू नहीं दी जाती, और सीए कभी भी साइन ऐसे ही नहीं करता, वो थॉरली हर चीज चेक करता है, जर्नल ठीक है या नहीं, लेजर ठीक बने हैं नहीं बने, ट्रायल सही बना नहीं बना, और फिर ट्रायल बैलेंस की वजह से वो खुद की बैलेंस शीट तैयार करता है। वो आपकी बैलेंस शीट पे ट्रस्ट नहीं करता, वो खुद की ही बैलेंस शीट तैयार करता है, और खुद की बैलेंस शीट सीखने के बाद तभी आगे बढ़ते हैं। माइंड में जो हम बैलेंस शीट यहाँ पढ़ेंगे, जो फाइनल अकाउंट यहाँ पढ़ेंगे, ये सबका बेस है। चाहे आप सीए करो, चाहे बीकॉम करो, एमकॉम करो, एमबीए करो, किसी भी फील्ड में चले जाओ, ये बैलेंस शीट हर जगह बेस है। हम बैलेंस शीट सोल प्रोप्राइटर की पढ़ रहे हैं, एक अकेला बंदा जो बिजनेस करता है, हम उसकी बैलेंस शीट पढ़ेंगे, उसका फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे 11th क्लास में। 12th क्लास में कंपनी पढ़ेंगे, तब कंपनी में बैलेंस शीट कैसे बनती है, उसके फाइनल अकाउंट्स कैसे तैयार होते हैं, कंपनी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसका नाम हो जाता है। पार्टनरशिप में हम लोग कैसे कैसे काम करने वाले, इन सब का डिस्कशन वहीं होगा, पर माय डियर आपको इनके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। समझ में आई बात? जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि आपका जो बिजनेस होता है दो तरीके से होता है, एक तो मैन्युफैक्चरिंग और एक ट्रेडिंग। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है आप माल खुद बना रहे हैं और सेल आउट कर रहे हैं, और ट्रेडिंग का मतलब होता है कि आपने बना बनाया माल खरीदा, फिनिश्ड गुड्स बने बनाए खरीदे और सेल आउट कर दिए। तो अगर मैं रॉ मटेरियल की बात करूं या फिर WIP की बात करूं, WIP बोले तो वर्क इन प्रोग्रेस, जो ना तो रॉ मटेरियल बचे
और ना ही फिनिश्ड गुड्स बने। रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश्ड गुड्स क्या होते हैं इनके बारे में डिस्कशन हो चुका है ऑलरेडी, किसी कोई डाउट तो नहीं है इसमें, ठीक है। तो अब बात करें फिनिश्ड गुड्स की। फिनिश्ड गुड्स कौन से? जो माल बिकने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मैंने जैसे चेयर की बात कही, तो चेयर बनाने के लिए हमें वुड की जरूरत है, लकड़ी की जरूरत है, लकड़ी कहलाएगी रॉ मटेरियल। और जो चेयर बनके तैयार हो चुकी है वो है फिनिश्ड गुड्स, बिके नहीं है अभी तक पर बिकने के लिए रेडी हैं। और कुछ चेयर ऐसी भी तो होंगी जो भी मशीन पे डली हुई होंगी, किसी के पैर नहीं जुड़े, किसी के बैठने का हिसाब नहीं जुड़ा, किसी के पीठ लगाने का हिसाब नहीं हुआ, तो मतलब उनको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, जो अभी प्रोग्रेस में है, बिकने के लिए रेडी नहीं है पर वो लकड़ी भी नहीं बची। क्या बेकार है? वो बेकार तो नहीं है, आपके लिए तो काम की है, आज नहीं तो 2 महीने बाद आपके काम आएंगी। वो 2 महीने बाद आपसे क्या बना दोगे? फिनिश्ड गुड्स बना दोगे। समझ में आई बात? ये सारे स्टॉक आपके काम आते हैं। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं, किस चीज की बात कर रहे हैं? एक तो ट्रेडिंग की, ट्रेडिंग अकाउंट की, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, और एक आपकी बैलेंस शीट की। मुझे कोई मतलब नहीं आपके स्कूल में कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा, मैं बिल्कुल बेसिक से बात कर रहा हूं और इसको ही कंप्लीट करेंगे। समझ में आई बात? पहला खाता हमारा किस चीज का है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फॉर्मेट वही है, पर्टिकुलर अमाउंट आप LF भी डाल सकते हैं इसमें, लेजर फोलियो, ठीक है ना, आप LF भी डाल सकते हैं और नहीं डालना कोई ऐसा इशू नहीं है। डेट नहीं आती इसके अंदर, डेट इसलिए नहीं आती क्योंकि इसके अंदर आप डेली के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करते, महीने का खर्चे एक्सपेंसेस हो रहे हैं, तो पूरे साल जितने भी खर्चे हो आप उन सभी खर्चों को जोड़कर यहां डाल देते हो। जितने भी खर्चे पूरे साल हुए हैं आप उन खर्चों को जोड़ के कहां डाल देते हो? डेबिट में। इनकम जितने भी पूरे साल में जितनी भी आपकी सेल हुई है, जितना भी आपको कमीशन मिला है, जितनी भी आपको इनकम हुई है, वो सारी की सारी आप एक साथ जोड़ते हैं और उसको आप इधर डाल देते हैं। मतलब डेबिट में खर्चे सारे के सारे और क्रेडिट में सारी की सारी क्या आ जाएंगी? इनकम्स आ जाएंगी। बात समझ में आती है? इसके अलावा कोई चीज तो नहीं है। चलो जी, तो अब मैंने आपसे क्या कहा? स्टार्टिंग पहले करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट से। माय डियर, इसको 2 हिस्सों में बांटिए। ऊपर का हिस्सा ट्रेडिंग अकाउंट कहलाता है, ऊपर का हिस्सा क्या कहलाता है? ट्रेडिंग अकाउंट कहलाता है, और नीचे का हिस्सा क्या कहलाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझने के लिए याद रखिएगा, इसको हम फैक्ट्री के अकाउंट के नाम से भी जानते हैं, इसको हम शोरूम का अकाउंट मान लेते हैं, शॉप का अकाउंट मान लेते हैं। एग्जाम में नहीं लिखना है, ये सिर्फ खर्चों को बांटने के लिए समझाया है मैंने। कैसे? अभी बताऊंगा कैसे करके, लेकिन फिलहाल बस इतना ध्यान रखना, एग्जाम में मत लिखना ट्रेडिंग अकाउंट इज इक्वल्स टू फैक्ट्री अकाउंट, नंबर मिलेंगे 0। ट्रेडिंग अकाउंट कहीं ऐसा फिक्स नहीं लिखा हुआ है कि ट्रेडिंग अकाउंट फैक्ट्री का ही अकाउंट होता है। अलग अलग सिचुएशन में नेचर बदल जाता है, अलग अलग सिचुएशन में नेचर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। समझ में आई बात? तो फिलहाल मैं आपसे बात सिर्फ इतनी कर रहा हूं कि आप स्टार्टिंग करते हैं यहां से, 2 ओपनिंग स्टॉक, 2 परचेजेस, अगर कुछ रिटर्न रही होंगी, कुछ अगर रिटर्न रही होंगी तो आप यहां से क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। मतलब माल वापस आ गया, हो सकता है आपने माल वापस चला गया, आपने माल खरीदा था, आपको पसंद नहीं आया, आपने क्या कर दिया? उसे वापस कर दिया। समझ में आती है बात? आप उसे वहां से माइनस कर देंगे। इधर क्या आती है? सेल्स। हो सकता है जो आपने माल बेचा वो वापस आ गया, सेल्स रिटर्न। जब आपको माल पसंद नहीं आया तो हो सकता है सामने वाली पार्टी को भी पसंद ना आया हो,
तो उसने क्या कर दिया, वापस भेज दिया। समझ में आती है बात, ये आपने इधर डाल दिया। इसके बाद इधर आते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कौन से खर्चे, डायरेक्ट खर्चे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है जी। तो अब इतनी ही चीज मेनली होती है, प्लस माइनस करो, बैलेंस करो, जो लेजर में सिखाया था, इधर का टोटल करो, इधर का टोटल करो, जो भी ज्यादा है वो दोनों साइड लिखो, और जिधर कम है बैलेंस उधर माइनस करके निकाल दो। मैंने कहा मान लो ये ज्यादा है, तो आपने दोनों का टोटल दोनों साइड लिख दिया। अब इस ज्यादा वाले को इनसे घटा दो, लेस कर दो, तो क्या निकल के आ जाएगा, 2 ग्रॉस प्रॉफिट। फिर आपको इसी को किधर करना है, इधर मूव करा देना है बाय ग्रॉस प्रॉफिट। बात समझ में आती है, इस वाले को आपने इधर मूव करा दिया। अब इधर खर्चे आते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इधर इनकम आती है, इनडायरेक्ट इनकम्स, ठीक है जी। अब सुने, इस साइड का कम था, इस साइड का ज्यादा था, इसलिए प्रॉफिट आया। बाई चांस ये ज्यादा होता, ये कम होता, तो माय डियर उस केस में आया था लॉस, बाय ग्रॉस लॉस। समझ में आती है बात। और फिर ये लॉस किधर शिफ्ट हो जाता, इधर आ जाता। जैसे ये ट्रांसफर इधर हुआ है, वो इस साइड ट्रांसफर हो जाता, तो इधर आ जाता। तो फिलहाल जो है, अगर ये अब इसका बैलेंस करना है, तो ये ज्यादा ये कम, तो इधर आ जाएगा बैलेंस। और अगर ये ज्यादा है ये कम, तो बैलेंस किधर आ जाएगा, इधर। दोनों में से कोई भी एक चीज होगी, या तो लॉस ही होगा या फिर प्रॉफिट ही होगा। जो इधर बैलेंस है इसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट, और जो इधर का बैलेंस है इसे बोलते हैं नेट लॉस। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी आपको, ज्यादा कोई खास बात तो नहीं है, ठीक है। वही पुरानी घिसी पिटी बातें हैं। क्वेश्चन एनालाइज होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम, ये क्या चीज होती है, अभी हम इनकी बातचीत करेंगे। माय डियर, जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैंने फैक्ट्री और शोरूम में क्यों बांटा इसको, इसी की वजह से बांटा। मैंने कहा ऊपर वाला अकाउंट किस चीज का, मान लो फैक्ट्री का, तो माय डियर फैक्ट्री में होने वाले सारे खर्चे किधर आ जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में ऊपर आ जाएंगे। और शोरूम में होने वाले सारे खर्चे कहां चले जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है ना। मैंने मान लेना इसलिए बोला है, कभी कभी एजम्पशन थोड़ी बहुत दिक्कत कर जाती है, कभी कभार गड़बड़ा जाती है, लेकिन इस तरीके से समझोगे तो कभी भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को बाइफरकेट करने में कंफ्यूजन नहीं होगी। समझ में आई बात। जैसे कि मैं एक छोटी सी बात करूं, मेरा मार्कर है, डायरेक्ट खर्चा क्या होता है, मार्कर है, इस मार्कर को बनाने के लिए क्या यूज हुआ होगा, प्लास्टिक, इंक, और जो भी इसमें डिजाइनिंग जो भी दी गई है। तो इस मार्कर को, प्लास्टिक और इंक को मशीन में डाला गया और उसके बाद ये कन्वर्ट करके दिया गया, ये मार्कर। तो इस मार्कर को ढालने के लिए जिन चीजों की हेल्प हुई मिली है, वो सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। जैसे कि मजदूरी, वेजेस, मजदूर ने तो बनाया होगा इसको। अब शोरूम में टाई वाई लगा के बैठ के कोई बंदा बैठा हुआ है और उसको सेल करवाया, उसने बनाने में थोड़ी ना हेल्प की, उसने सेल करने में हेल्प की है। तो उसकी जो खर्चे हैं वो सारे इनडायरेक्ट खर्चे हैं। खर्चे इसी के ऊपर है, बनाने से कोई फायदा थोड़ी ना है, बनने के बाद वो चीज बिकनी भी तो चाहिए। बिकने के लिए आपको एडवर्टीजमेंट करना पड़ रहा है, अलग अलग स्टाफ रखने पड़ रहे हैं, पब्लिक को कन्विंस करने वाले लोग रखने पड़ रहे हैं। तो उस केस में क्या हुआ, वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गए, और डायरेक्ट जो आपके माल में डायरेक्टली लगा। समझ में आती है बात। मैं अगर बात करूं इस बोर्ड की, व्हाइट बोर्ड, ये व्हाइट बोर्ड किससे बना होगा, अब मुझे तो नहीं पता, लेकिन इसमें कुछ ये एल्यूमिनियम की चीजें भी लगी हुई हैं, बोर्ड वगैरह है, पीछे की तरफ बैकलाइट वगैरह कुछ लगी होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन लगा तो है ना। रॉ मटेरियल लकड़ी जो भी है उसको ढाला गया होगा इस तरीके से, बिल्कुल प्लेन किया गया होगा, और ये ऊपर कुछ शीट वगैरह चिपकाई गई होगी, तभी जाकर तो प्लेन हो जाए हमारा बोर्ड सही चल रहा है। वरना आप नॉर्मल लकड़ी के ऊपर लिखो कुछ भी, उसे रब करना, रब नहीं होने जल्दी से, थोड़ा बहुत रह ही जाएगा। इसमें हम सब कुछ लिखने के बाद कुछ भी रब कर सकते हैं,
कुछ भी रब कर दो, ये लो अकाउंट रब। तो कुछ ना कुछ तो इसमें चेंज किया होगा। ये बोर्ड मुझे अच्छा लगा, कब अच्छा लगा? पहली बात, इसको बनाने में जो खर्चा आया उसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब ये बोर्ड मुझ तक आया कैसे? मैंने इसका एडवर्टीजमेंट देखा होगा, कुछ ना कुछ मैंने इसको यूज करते हुए किसी और को देखा होगा, या मैं जब खरीदने गया तो ये शॉपकीपर था जिसने इसको बेचा। जब मैंने शॉपकीपर को, जब उसके पास गया तो शॉपकीपर ने क्या कहा मुझसे? उसने इसकी स्पेसिफिकेशन बताई, दुनिया भर की चीजें बताई। मान लो शॉपकीपर ने कोई बंदा रख रखा है बेचने के लिए, डीलर्स रखते हैं, बड़े बड़े डीलर्स जो होते हैं अपने पास एक बंदा रखते हैं एजेंट टाइप से, जो आपको स्पेसिफिकेशन बताता है और उसके बाद आपको सेल कर देता है, कमीशन बेस पे काम करते हैं वो लोग। तो उस केस में मान लो उसने मुझे इसकी स्पेसिफिकेशन बताई, मालिक इतना अच्छे से शायद ना बता पाता, लेकिन जिस बंदे को बिठाया वो कन्विंस करने में एक्सपर्ट था, उसने मुझे कन्विंस किया और मैंने इसे खरीद लिया। बात समझ में आती है? तो क्या जिस बंदे ने मुझे कन्विंस किया है, क्या उसे सैलरी नहीं देता होगा मालिक? सैलरी तो पे करता होगा ना। जो वो सैलरी पे कर रहा है उसी एक्सपेंस को क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जो माल में डायरेक्टली लग रहा है उसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। इसीलिए मैंने इसको फैक्ट्री में बोला कि फैक्ट्री में आपकी चीज बनती है और शोरूम में वो बनी बनाई चीज बिकती है। ये मार्कर अगर मेरा बन रहा है फैक्ट्री के अंदर, तो दुकान पे या शोरूम में ये ऐसा का ऐसा ही है। वो चाहे इसके ऊपर कितने रुपए खर्च कर दें, इसमें कुछ चेंजेस नहीं करेंगे। वो जैसा मार्कर फैक्ट्री में मिलता है वैसा ही मार्कर मुझे कहां मिलेगा? शोरूम पे या शॉप पे। बात समझ में आती है? कहीं और मुझे ऐसा कुछ मिलने वाला नहीं है। समझ में आती बात? इतना कुछ इसमें था और इसमें कुछ खासा है नहीं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बता दिया, डायरेक्ट एक्सपेंस बता दिया। इनडायरेक्ट इनकम क्या होती है माय डियर? जो इनकम आपके बिजनेस से अलग है। अलग इन द सेंस, जिस चीज का आप बिजनेस नहीं कर रहे, जिस चीज का आप बिजनेस नहीं कर रहे उसको हम क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट इनकम। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैं बिजनेस कर रहा था और मेरे पास फैक्ट्री है, या शोरूम ही ले लो, शोरूम ऑन रोड पे ही होते हैं। मैं फैक्ट्री की बात कर रहा हूं, फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री है और यहां दिल्ली रोड आ रहा है। फैक्ट्री के बराबर में एक छोटी सी पतली सी गली जा रही है और मैंने यहां पर एंट्री गेट कर रखा है। इसके अंदर सारा का सारा माल बनता है, जितना ही माल मेरा बनता है सारा का सारा इसके अंदर बनता है। तो यहां पर जो माल बनता है उसको मैंने बेचा तो मेरी डायरेक्ट इनकम हो गई, सेल के तौर पे मैंने यहां डाल दिया सेल्स में। समझ में आती है बात? इसी के साथ साथ मैंने आपसे कहा कि जो आगे का फ्रंट का जो एरिया था, मैंने यहां पर दुकानें निकाल दी। और क्या किया इन दुकानों को? इनका शटर यहां से खोल दिया और ये सारी की सारी मैंने रेंट पर दे दी, किराए पर दे दी। मेरा बिजनेस तो नहीं है ना, ये स्पेस पड़ा तो मैंने रेंट पे दे दिया। बात समझ में आती है? तो ये रेंटल इनकम क्या कहलाएगी? ये मेरा बिजनेस नहीं है, मेरा बिजनेस है ये इनकम मेरी कहलाएगी इनडायरेक्ट इनकम। समझ में आई बात? इनकम तो है ही, तो इनकम आपकी इस साइड आ जाएगी। क्लियर है? कोई दिक्कत? यहां तक सब कुछ क्लियर है? अब थोड़ी सी बातचीत इसके बारे में और कर लेते हैं। माय डियर, आपको एग्जाम में कई चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब होता है बिके हुए माल की लागत, बिके हुए माल की कीमत। आपका माल जो बिका है उसकी कॉस्ट कितनी है? तो माल बिका है। सेल्स का मतलब होता है, यहां लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, सेल्स का मतलब होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सेल्स का मतलब होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो ये कॉस्ट है ना, इसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। समझ में आई बात? अब क्या होता है, ये सेल आपके सामने आ गई, प्रॉफिट आपको दे दिया, ये सेल, इसमें से आप ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दो, आपको कॉस्ट मिल जाएगी। मतलब सेल में से प्रॉफिट हटा दो, कॉस्ट मिल जाएगी। या फिर आपको कॉस्ट दे दिया जाए और प्रॉफिट दे दिया जाए तो क्या निकल जाएगा? सेल्स। या फिर आपको सेल दे दिया जाए और कॉस्ट दे दिया जाए तो प्रॉफिट निकल जाएगा। बात समझ में आती है? क्लियर है ये बात? किसको समझ में नहीं है? क्लियर है भैया? ना क्लियर तो बता देना मुझे। चलो, अब मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के फॉर्मूले की बात करता हूं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक।
समझ में आई बात? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कहने का मतलब ये चीज है। अबे क्लोजिंग स्टॉक डालना भूल गया, एक सेकंड, सॉरी, क्लोजिंग स्टॉक डालना भूल गया। क्लोजिंग स्टॉक इधर आता है, ठीक है जी। इन सबको मिला के ये चीजें मतलब ये तीनों जोड़ दो, कौन कौन सा? ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और क्या माइनस कर दो? क्लोजिंग स्टॉक। समझ में आई बात? इन सबको कंबाइन कर दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्वेश्चंस में हेल्प मिलेगी। मतलब अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग स्टॉक दे दिया जाए, क्लोजिंग स्टॉक दे दिया जाए, परचेजेस दे दिया जाए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे दिए जाए और साथ साथ में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी दे दिया जाए, साथ साथ में क्या दे दिया जाए? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी दे दिया जाए, तो उस केस में क्या करोगे आप? उस केस में क्या करना है? सिर्फ एक सिंपल सा काम करना है, आप सेल ले लो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ले लो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब ये है कि उसके अंदर ओपनिंग स्टॉक भी है, परचेजेस भी है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी है और क्लोजिंग स्टॉक भी है, सब कुछ है उसके अंदर। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डालो और बाकी सबको इग्नोर कर दो। क्लियर है ये बात? ठीक है। एक और चीज, एडजस्टेड परचेज। ये चीज और क्वेश्चंस में हेल्प करेगी। एडजस्टेड परचेज क्या होती है? माय डियर, एडजस्टेड परचेज में केवल डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हटा दिया जाता है, बाकी सब कुछ ऐसे ही रहता है। मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। एक चीज और, जो परचेज की बात करो नेट परचेज है, ध्यान रखिएगा इस बात का। नेट परचेज मतलब अगर कोई परचेज रिटर्न रही होगी तो माइनस कर दिया जाएगा इसमें से, ठीक है ना। तो एडजस्टेड परचेज का मतलब होता है ये। तो अगर आपको क्वेश्चन के अंदर दे दिया जाए परचेज, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और सेल्स, तो आपको क्या उठाना है? केवल एडजस्टेड परचेज, केवल सेल्स और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। पिछले केस में डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं रखे थे, क्यों? कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी इंक्लूड होते हैं, पर एडजस्टेड परचेज के अंदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं होते, इसलिए एडजस्टेड परचेज में हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी लेना है। सब क्वेश्चंस की बात बता रहा हूं मैं, जो क्वेश्चंस फंसेंगे आपके, ठीक है। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, इतनी तो बात मैं फॉर्मेट की हो गई, इसमें और ज्यादा कुछ खासा है नहीं। मैं इसको रब कर दूं, रब कर दूं, इसको रब कर देते हैं। उसके बाद बैलेंस शीट की बात करता हूं। बैलेंस शीट की बात, बैलेंस शीट माय डियर आपकी दो प्रकार की होती है। एक तो परमानेंस और एक लिक्विडिटी। एक तो परमानेंस बैलेंस शीट और एक लिक्विडिटी बैलेंस शीट। परमानेंस बैलेंस शीट कैसी होती है, यही कर देता हूं, मैंने थोड़ा सा कर दिया, इसको इस तरीके से कर दिया। एक तो आपकी हो गई परमानेंस बैलेंस शीट और एक आपकी क्या हो गई? लिक्विडिटी बैलेंस शीट। परमानेंस बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है? होता कुछ नहीं है, सब कुछ वही है, बस एसेट और लायबिलिटीज को सही ढंग से रीअरेंज करना है। एक बात और, बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं होता, दिमाग में रखना ही बात। बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट। समझ में आई बात? बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं, ना ही ट्रायल बैलेंस कोई अकाउंट होता है, वो स्टेटमेंट होता है। तो ये कोई भी अकाउंट नहीं होते, साफ साफ बता रहा है, बैलेंस शीट है ये, अकाउंट नहीं है। तो इसमें डेबिट और क्रेडिट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अकाउंट होगा तो डेबिट क्रेडिट का कॉन्सेप्ट होगा, इधर का डेबिट इधर का क्रेडिट। चूंकि अकाउंट नहीं है तो इसमें डेबिट क्रेडिट कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लायबिलिटी और एसेट का कॉन्सेप्ट है। लायबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट, लायबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट, और इधर भी कर लेते हैं वही
लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट। अब देखें जरा, परमानेंस में क्या होता है, कैपिटल ऊपर रखते हैं, इस कैपिटल में नेट प्रॉफिट जुड़ जाता है। नेट प्रॉफिट कौन सा वाला, जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया, वो नेट प्रॉफिट यहां जुड़ जाता है, और अगर लॉस होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। समझ में आई बात। और क्या माइनस हो जाता है, ड्राइंग्स माइनस हो जाती है, नेट फिगर बाहर आ जाती है। इसके बाद अगला स्टेप होता है, हालांकि रिजर्व का कॉन्सेप्ट है तो नहीं, यहां पे कंपनी में होता है वो तो, फिर भी अगर कोई किसी प्रकार के रिजर्व होते तो यहां आएंगे इसके तुरंत बाद। अगर किसी भी प्रकार का कोई रिजर्व हो, चाहे वो कैपिटल रिजर्व हो, चाहे जनरल रिजर्व हो, चाहे किसी भी प्रकार का कोई रिजर्व हो, वो सारे कहां आएंगे, जस्ट आफ्टर कैपिटल। रिजर्व और प्रोविजन दो आइडेंटिकल चीजें हैं। रिजर्व का मतलब होता है आपके पास प्रॉफिट, प्रॉफिट का ही ग्रुप होता है रिजर्व। आपके पास प्रॉफिट हुआ, आपने उसमें से कुछ पैसा अपने भविष्य के लिए रख लिया, फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला, सॉरी वो तो प्रोविजन होता है, मतलब ऐसा होता है कि आपने फ्यूचर के लिए पास रख लिया। इसमें क्या होता है कि फ्यूचर में लॉस हो ना हो, फिर भी आपने सेफ रख लिया। आपके घर वाले सेविंग रखते हैं बैंक में, रखते हैं क्यों रखते हैं, इमरजेंसी के लिए। बाई चांस कुछ भी हो जाए, घर में हारी बीमारी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपके घर में कुछ पैसे रखे हुए हैं, नहीं रखे हुए हैं, बैंक में रखे हैं वो अलग है, कुछ घर में भी रखे होंगे, ज्यादा नहीं होंगे पर कुछ तो रखे होंगे। वो जो घर में रखे जाते हैं ना, वो पैसे होते हैं रिजर्व। आपने एक जगह साइड में, आप उससे खर्चा नहीं करते अपना नॉर्मली, उसे तो बिल्कुल पैक करके साइड में रख दिया कि भैया इमरजेंसी होगी तो हाथ में इतना कैश तो होना चाहिए, लेके एकदम भग लो। बात कुछ समझ में आती है मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इसे बोलते हैं रिजर्व। प्रोविजन वो होता है कि आपको दिख रहा है आने वाले टाइम पे आपको कोई लॉस होने वाला है, आपको कोई लॉस होने वाला है, तो आपको दिख रहा है कि लॉस आपका बिल्कुल सामने ही है, तो आपने उसके लिए क्या बना लिया, प्रोविजन, जिसको मैंने बैड डेब्ट में भी समझाया था, डाउटफुल डेट्स, बैड डेब्ट के बारे में समझाया था। क्या था वो, किसी बंदे से मैंने पैसे मांगे, मतलब जो मैंने सेल किया था माल, तो मैंने उससे पैसे मांगे, उसने रोज टालता चला गया, क्या हो गया, डाउटफुल हो गए। जब तक वो ये नहीं कहता कि मैं नहीं दे रहा, तेरे पे जो होता हो कर ले, तब तक वो क्या है, डाउटफुल। और जैसे उसने कह दिया मैं नहीं दे रहा, उसी दिन क्या बन गया, वो बैड डेब्ट। समझ में आई बात। जब तक वो डाउटफुल है तो क्या उसका प्रोविजन नहीं बनाएंगे। माय डियर, जिस बंदे से पैसे मांग रहा हूं, मैंने तो क्या सोच रखा होगा, उससे पैसे मिलेंगे और सामने वाले बंदे को पेमेंट करूंगा मैं। बाई चांस उसने मना कर दिया, मैं नहीं दे रहा पैसे, तो उस केस में क्या होगा, एक तो वो पैसे खत्म, ऊपर से सामने वाले बंदे को जिसको पेमेंट करने वाला हूं, उसको क्या पेमेंट कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। जब उसको पेमेंट नहीं कर पाऊंगा तो मेरी क्या गुडविल खराब होगी या नहीं होगी। तो उस गुडविल को बचाने के लिए मैं प्रोविजन बना दो। प्रोविजन का मतलब जितने पैसे उससे लेने वाला हूं ना, अगर वो आनाकानी कर रहा है तो उतने ही पैसे जोड़ के मैं एक जगह रख देता हूं, वहां से मिल गए तो वहां पेमेंट कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बाई चांस उसने अगर आनाकानी कर दिया, साफ मना कर दिया, तो उस केस में मेरे पास कुछ पैसे रखे हुए तो हैं, जो मैंने प्रोविजन बनाया था उसको उठाऊंगा और अपनी गुडविल बचाऊंगा, सामने वाले को पेमेंट करके बात खत्म कर दूंगा। समझ में आती है बात, तो इसको बोलते हैं प्रोविजन। और रिजर्व आपके प्रॉफिट का ही एक हिस्सा होता है, जो आपने रिजर्व, आपको दिख रहा है बिजनेस में प्रॉफिट लॉस लगे रहते हैं। एक में तो मुझे दिख रहा है कि हाँ लॉस होने ही वाला है, हो भी सकता है नहीं भी, लेकिन होने के चांसेस लग रहे हैं, उसको मैंने प्रोविजन का नाम दिया, उसमें पैसे अगर मैंने जोड़ के रखे। और रिजर्व में हमने क्या बोला, पैसे अपने पास रखे, भविष्य में जरूरत पड़ी तो इस्तेमाल कर लेंगे, वरना अपना पैसा घर में रखा क्या दिक्कत होगी, अपना पैसा बिजनेस में रखा है, दिक्कत क्या है। हमने प्रॉफिट, मान लो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, उस 1 लाख में मान लो आपने 20,000 रुपए रिजर्व के तौर पे रख लिए कि यार ठीक है, इमरजेंसी में अगर कोई दिक्कत हुई तो हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे। इसको हमने क्या नाम दिया, रिजर्व। समझ में आई बात। और दूसरा क्या, 80,000 रुपए आपका प्रॉफिट, वो कहां दे दिया, मालिक अपने घर ले गया, अपना कुछ भी करे वो, बात समझ में आती है। तो कुल मिला के 20,000 रुपए क्या हो गए, रिजर्व के हो गए। रिजर्व भी कई तरीके के होते हैं, कैपिटल रिजर्व होता है, आपको कोई मशीन वगैरह खरीदनी है, कोई बिल्डिंग खरीदनी है, डिस्कशन करेंगे थ्योरी के ऊपर, इसमें लंबा चौड़ा डिस्कशन है। और जनरल रिजर्व, जो जनरली आप किसी भी चीज पे इस्तेमाल करो, कई सारी चीजें हैं, ट्वेल्थ में बहुत सारी चीजें होती हैं। कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, बहुत सारे रिजर्व होते हैं।
उनके बारे में प्रॉपर डिस्कशन करना है। लंबा चौड़ा टॉपिक है 12th में, मतलब बता तो रहा हूं 12th तो नॉलेज का इतना बड़ा भंडार है कि बस पूछो मत। इतना ज्यादा उसमें सीखने के लिए, अगर कोई सीखने वाला स्टूडेंट है तो 12th में इतना कुछ सीखने के लिए सीए में किसी को दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर कोई शिद्दत से सीखे 12th में सब चीज यही सीख लेते हैं, अगर सीखने वाला स्टूडेंट हो और सिखाने वाला कोई बंदा हो। और जो नहीं सीखते, जो नहीं सिखाते क्या करेंगे। कई टीचर्स तो ये परमानेंस और लिक्विडिटी के बारे में नहीं बताते कि परमानेंस और लिक्विडिटी नाम की दो तरीके की बैलेंस शीट होती है, सीधा सीधा बैलेंस शीट बताया था, यही बैलेंस शीट है, यही प्रॉब्लम है। ठीक है ना, तो अपने टॉपिक पे आते हैं। तो मैंने क्या कहा, कैपिटल इसके तुरंत बाद अगर कोई रिजर्व होते हैं, लो जी रिजर्व में डाल ही देता हूं, वो आपने यहां डाल दिया। इसके बाद आता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। कौन सी लायबिलिटी होती है? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जो 12 महीने के बाद आप पे करते हो, जैसे कि बैंक लोन। बैंक लोन क्या एक दिन में चुका देते हो? 20-20 साल तक चलता है, तो क्या है वो? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। समझ में आई बात? और उसके बाद आता है करंट लायबिलिटी। क्या होता है? करंट लायबिलिटी। मेरे ख्याल से ये बात भी समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, अब अगर मैं एसेट साइड की बात करूं तो एक होता है आपका फिक्स्ड एसेट, एक होता है आपका करंट एसेट। फिक्स्ड एसेट वो वाली एसेट होती है जो 12 महीने से बाद भी आपके पास रहती है। 12 महीने से बाद कैसे? जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सचर्स, कार एटसेट्रा, ये 12 महीने के बाद भी आपके पास रहती है। लेकिन अगर मैं करंट एसेट की बात करूं तो करंट एसेट का मतलब क्या है? वो एसेट्स जो 12 महीने के अंदर अंदर आप सेल कर देते हो या खत्म कर देते हो, जैसे कि कैश, जैसे कि बैंक, जैसे कि डेटर्स, जैसे कि स्टॉक। ये सब चीजें क्या होती हैं? करंट एसेट का पार्ट। ठीक है जी, ये सब करंट एसेट का पार्ट होती है। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब मेरी बात सुने जरा। ये तो 12 महीने से ऊपर हो गए, 12 महीने से नीचे नीचे। ये करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी 12 महीने से बाद आप पेमेंट करने वाले, और करंट लायबिलिटी क्या होगे? जो 12 महीने के अंदर अंदर आप पेमेंट करके खत्म कर दोगे। समझ में आती है बात? ये सब चीजें क्राइटेरिया बता दूंगा, क्वेश्चन आपको कराऊंगा। फिलहाल अब मैं बताऊं इसमें डिफरेंस क्या है। माय डियर, कोई डिफरेंस नहीं है। जहां करंट लायबिलिटी आपने लास्ट में लिखा है, लिक्विडिटी बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी ऊपर लिख देते हैं और कुछ नहीं कर। रीअरेंजमेंट है सिंपल, कैपिटल सबसे नीचे चला जाएगा और ये सबसे ऊपर, मतलब उल्टा लिख दोगे आप इसको फिर। जैसे कि करंट लायबिलिटी ऊपर, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी इसके बाद, रिजर्व इसके बाद, और कैपिटल इसके बाद। इसमें प्रॉफिट ऐड कर दिया और क्या माइनस कर दिया? ड्राइंग्स इसमें से माइनस कर दी। ब्रैकेट का मतलब माइनस होता है भैया। बैलेंस शीट का टोटल हमेशा मैच करेगा। इधर क्या होगा? करंट एसेट ऊपर और फिक्स्ड एसेट नीचे। ये क्लियर है? चलिए जी, ये तो क्लियर हो गया। होना कुछ भी नहीं है। आप परमानेंस बनाना चाहो परमानेंस बनाओ, लिक्विडिटी बनाना चाहो लिक्विडिटी बनाओ, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। बस एक बात का ध्यान रखना, मिक्स मत कर देना। पता लगा इधर कैपिटल से शुरुआत कर दी और इधर आप इसका ढालो, करंट एसेट ऊपर डाल दो, या पता लगा इधर करंट लायबिलिटी शुरू कर दी, इधर फिक्स्ड एसेट ऊपर कर दो। ऐसा नहीं करना। समझ में आई बात? अगर आप ये यूज कर रहे हो तो यही करो, और ये यूज कर रहे हो तो यही करो। बुक्स में आप इलिस्ट्रेशंस देखते हो तो बुक्स में, किसी बुक में परमानेंस को फॉलो करते हैं, किसी बुक में लिक्विडिटी को फॉलो करते हैं। आप किसी को भी कर सकते हो। ये फालतू की बातें होती है कि यही करो फॉलो या वो करो। मेरे को परमानेंस अच्छी लगती है, मैं परमानेंस करता हूं। आपको लिक्विडिटी अच्छी लगे लिक्विडिटी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, रीअरेंज का ही फर्क है और कुछ नहीं। आपसे पूछ सकते हैं कि परमानेंस और लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है और बैलेंस शीट या फिर कितने टाइप की होती है। ठीक है जी, तो अब एक इसका क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, एक काम करो, क्वेश्चन कल करेंगे। आज फॉर्मेट में कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? मुझसे कोई ये ना कहे अब आके कि फॉर्मेट समझ में नहीं आया। बेसिक बेसिक बातें सारी बता दी इसके अंदर मैंने। मैं वैसे ही बता रहा हूं, फाइनल अकाउंट एक तरफ और पूरी 11th एक तरफ। ये मान के चलो इतना ज्यादा कुछ सीखने के लिए इसमें। जिसने 11th में पूरे 11th में ध्यान नहीं दिया वो फाइनल अकाउंट को अच्छे से सीख ले। एक एक टॉपिक के बारे में मुझे इन्होंने पूछा, रिजर्व नहीं पता मुझे, प्रोविजंस नहीं पता,
ये सारे के सारे जनरल एंट्रीज के टॉपिक हैं। जनरल एंट्रीज में प्रोविजंस के बारे में सिखाया जाता है, रिजर्व्स के बारे में बताया जाता है। नहीं पता कोई बात नहीं, पूछा आपने यहाँ क्लियर हो गया। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कईयों को समझ में नहीं आया वो एक बार में, क्वेश्चन करेंगे क्लियर हो जाएगा क्या चीज है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में, क्या क्या डालते हैं क्या क्या नहीं डालते। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है आपकी बुक में और सारे ही करने हैं आपने, ध्यान रखना है इस बात का। तो कोई भी मुझसे ये ना कह दे आके कि फॉर्मेट हमें समझ में नहीं आया, फॉर्मेट जिसको समझ में नहीं आया भैया यहाँ से देख लेना वीडियो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, मैंने वीडियो अपलोड कर दूंगा इसको, ठीक है ना। और विदाउट एडजस्टमेंट वाला एक क्वेश्चन मैं आपको वो भी बनाऊंगा और उसको भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। टू बी वेरी फ्रैंक, एग्जाम में आपके सामने जो आएगा क्वेश्चन वो आएगा फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट वाला, पर विद एडजस्टमेंट मतलब जो एडजस्टमेंट है वो समझ में केवल तभी आएंगी जब आपको बेसिक क्वेश्चन आता हो, विदाउट एडजस्टमेंट वाला। इसीलिए मैंने इसको बनाया ताकि कल को कोई ये ना कह दे कि भैया क्या कराया क्या नहीं कराया, पल्ले नहीं पड़ा, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, ठीक है।